आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी से संबंधित जो क्लास 6 में हम लोग स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी क्या है इसके बारे में हम आपको कुछ शब्दों में इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी जो हम लोग के दो शब्द के मेल से बना है, जियो और ग्राफी। जियो एंड ग्राफी। ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, यानी लेखन के द्वारा, लिखने के द्वारा, यानी लिखने के द्वारा जब हम ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं तो उससे हम ज्योग्राफी करते हैं, यानी राइटिंग अबाउट दी अर्थ। लेखन के द्वारा जब हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम ज्योग्राफी करते हैं। इसमें पर्टिकुलर सॉइल, इस अर्थ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें प्लैनेट्स, सॉइल, माउंटेन, रिवर्स, प्लेटू इत्यादि सब कुछ के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। दूसरा शब्द इसी से संबंधित है जियोलॉजी। जियोलॉजी भी दो शब्द के मिल सकता है, जियो और लॉजी। जियो मीन्स तो जानिए पृथ्वी, और लॉजी शब्द जो है लैटिन वर्ड लॉजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लॉजिक, तर्क। तर्क के आधार पर जब आप इस पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी किसी भी पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक को उठा करके जब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम जियोलॉजी के रूप में संबोधित करते हैं। तीसरा शब्द आ जाता है ज्योग्राफी चैप्टर के अधीन ही थोड़ा हम एक्सटर्नली उपयोग करते हैं कि जियोमेट्री, यानी ज्यामिति। आप लोग मैथ में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते होंगे। तो ये जियो प्लस मैट्री, मैट्री शब्द आया है मैट्रिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है रेखा चित्र के द्वारा। माने आप जब उसका मेजरमेंट करते हैं, यानी पृथ्वी का जब आप मापन करते हैं, पृथ्वी के बारे में जब जानकारी आप करते हैं तो उस जानकारी माने रेखा चित्र के द्वारा, माप मेजरमेंट के द्वारा जब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम जियोमेट्री के रूप में संबोधित करते हैं। तो अब हम लोग अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो कि अर्थ और सोलर सिस्टम से संबंधित है, इसके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई अर्थ क्या है और सोलर सिस्टम क्या है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी इस चैप्टर में हम लोग को प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम, एक छोटा सा टॉपिक, इसमें एक छोटा सा वर्ड है सोलर, इसके बारे में हम एक लाइन समझ लेते हैं कि सोलर शब्द जो है वह सोल शब्द से लिया गया है। ये भी एक लैटिन वर्ड है। सोल शब्द जिसका अर्थ होता है गॉड, सन ऑफ गॉड, इससे सोलर शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी सोल शब्द से ही सोलर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम में हम लोग जो मुख्य टॉपिक है गैलेक्सी, कॉन्स्टेलेशन, द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सन एंड मून, अर्थ, एस्ट्रोनॉट्स एंड मेट्रोनॉट्स, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम गैलेक्सी के बारे में देखते हैं कि गैलेक्सी है क्या। तो इस हम लोग एक सिंपल सा एक, जब हम खुली आकाश में जब ऊपर की ओर देखते हैं, निहारते हैं आकाश में, तो हम क्या देखते हैं कि अनगिनत तारे हैं। यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, करोड़ों अरबों तारे हैं। कितने हैं इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जब कल्पना ही नहीं करने की बात आ जाती है, करोड़ों अरबों तारे होते हैं, तो वैसी स्थिति में तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है गैलेक्सी की? तो एक सिंपल सा इसका परिभाषा हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर बुक्स। जब आप अपने पेज को लटिए जो विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो सबसे पहले एक और बात आपको हम सचेत करना चाह रहे हैं, एडवाइस देना चाह रहे हैं कि जब आप इसका स्टडी करें तो आप अपने सामने विद्यालय के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है पुस्तक, उसको सामने में रखें, और साथ ही साथ कॉपी और कलम भी रखेंगे तो आपको आसान होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका आप हिंदी मीनिंग निकाल लें। उसके बाद कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं जिसका डिफिनीशन आपको नहीं मालूम होगा, तो उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे अपने बुक में, तो आपको आसान लगेगी और ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा इस ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जगेगा, अन्यथा यह बहुत प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं गैलेक्सी क्या है। तो ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस स्टार्स, यानी बहुत बड़ा सिस्टम जिसमें करोड़ों अरबों तारे होते हैं। साथ ही साथ सिर्फ स्टार्स ही नहीं, डस्ट ऑफ क्लाउड्स एंड
गैसेस दे आर मेक आवर गैलेक्सी, यानी कि करोड़ों तारे, डस्ट ऑफ क्लाउड्स और जो विभिन्न तरह की गैसेस हैं इस ब्रह्मांड में, उन सबसे मिलकर के हमारे इस गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। तो देयर आर बिलियन ऑफ सच गैलेक्सी, माने इस ब्रह्मांड में जितने भी गैलेक्सी हैं, अब हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, यानी एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स होता है खगोल शास्त्री, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वह नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जो एक अभी हाल कुछ दिन पहले हबल स्पेस नामक एक दूरबीन का आविष्कार हुआ, उस दूरबीन से जब हमारे इस अंतरिक्ष को देखे वो, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये हमारा जो गैलेक्सी है अंतरिक्ष, उसमें लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी है, 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सी वहां पर प्रेजेंट है, जिसमें से मात्र एक गैलेक्सी जिसका नाम हम लोग आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे के रूप में भी जानते हैं, उसका एक पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें सूर्य और उस परिवार के 8 ग्रह जो है प्लैनेट्स हैं, उस जो है हमारे मिल्की वे का ही एक पार्ट है, आकाश गंगा का ही एक पार्ट है, और उसी पार्ट को हम लोग अब बारी बारी से स्टडी करेंगे। दूसरा इसी में अब गैलेक्सी में आ जाता है क्या भाई, कि गैलेक्सी में जैसे हम बता दिए कि भाई बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट ऑफ क्लाउड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, साथ ही साथ बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज वहां पर प्रेजेंट है। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, तो खगोलीय पिंड। अब इसलिए खगोलीय पिंड क्यों नहीं, इसका सेलेस्टियल बॉडी क्यों नाम दिया गया, तो ऐसे हमारे साइंटिस्ट जियोग्राफर जो है, एस्ट्रोनॉमर्स जो है, उसको रोचक बनाने की जैसे जानकारी दे रहे हैं आपको कि भाई हमारी इसका जैसे सपोज दैट यूनिवर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको हेवनली यानी स्वर्ग। तो स्वर्ग में जो भी विभिन्न तरह की वस्तुएं मूव कर रही है, जैसे हम आकाश की ओर देखते हैं ऊपर में, तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि बहुत सारे ये गैस और पार्टिकल्स के अलावा बहुत सारे ऐसे ऐसे पिंड है जो सन की परिक्रमा कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो चूंकि हमारे जो भी व्यक्ति बता रहे हैं, हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि जब हम ऐसे कल्पना कर रहे थे तो भाई हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारा जन्म कैसे हुआ, इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, तो उन्होंने इसको एक इमेजिन किया कि भाई कोई ना कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, और उस दैवीय शक्ति को हम ऊपर की ओर ही देखने की कोशिश की, और उसी में ऊपर जो जितने भी छोटे छोटे पदार्थ हुए, बड़े से एस्ट्रोइड्स वगैरह हुए, पिंड हुए, उस पिंड को उन्होंने दैवीय पिंड मान करके उसका स्टडी करना शुरू किया और हम लोगों को समझाना शुरू किया था। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज बहुत सारे, जिसमें आप बता दिए अभी स्टार्स भी आ जाते हैं उसमें, तो इस तरह से वो सेलेस्टियल बॉडी हमारी पृथ्वी के चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक जो आ जाता है कॉन्स्टेलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं तारा मंडल या नक्षत्र मंडल। अब ये कॉन्स्टेलेशन क्या है, तो यह भी जो वेरियस पैटर्न है, ये जो कॉन्स्टेलेशन है जिसे हम लोग तारामंडल या नक्षत्र मंडल भी इसको कहते हैं, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी वेरियस पैटर्न्स फॉर्म ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारे के अलग अलग ग्रुप के द्वारा जो आकृति बनाई जा रही है हमारे उस ब्रह्मांड आकाश में, अंतरिक्ष में, जिसे हम यहाँ इसे इमेजिन करके उसको एक पैटर्न के रूप में देखते हैं। इस वेरियस पैटर्न्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अभी एक और इसमें टॉपिक आया था, इस कॉन्स्टेलेशन में भाई विभिन्न तरह की आकृति हमारे आंखों के सामने हम इमेजिन करके बना लेते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन के रूप में अर्थ मेजर आता है, जिसे हम लोग बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में इसे सप्तर्षि तारा भी कहते हैं। सप्तर्षि जो 7 ऋषियों के नाम पर इसको रखा गया है, और इसी बिग बियर के आधार पर हम लोग पोलर स्टार, जो पोल स्टार, उसका हम सटीक रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं, और इससे हम लोग दिशा का निर्धारण भी करते हैं। तो पहले के जमाने में, आज से लगभग 100, 150, 200 वर्ष पहले, जब भी कोई सेलर
ट्रेड करने के व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के उद्गमन जाते थे, तो वह इसी पोल स्टार के द्वारा अपने नेविगेशन को इंकित करते थे और दिशा का ज्ञान प्राप्त करके अपने आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते थे। और इस तरह से तारे की सहायता के द्वारा हम अपनी जानकारी को और आगे की ओर बढ़ाए। उसके बाद आ जाता है हमारा सोलर सिस्टम, सौर प्रणाली। जिसका प्रमुख केंद्र क्या होता है? सूर्य है। अब इससे पहले 2-3 मिनट पहले हम बताए थे कि सोलर सिस्टम का प्रमुख सेंटर पॉइंट क्या है? सूर्य। और उसी के सूर्य के चारों ओर विभिन्न तरह के प्लैनेट्स जो है, 8 प्लैनेट्स, वो मूव करते रहते हैं। और हम लोग अपने पेज नंबर पर चलते हैं। आप अपना बुक को देखिए कि भाई तभी आप स्टडी कीजिएगा। पेज नंबर जो है G102। अब इस पर आप जाइए। इसमें आप देखिएगा सेकेंड पैराग्राफ में सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड आउट दैट देयर आर मेनी सच सोलर सिस्टम इन आवर गैलेक्सी। अब जो भी खगोल शास्त्री, इससे पहले वाले टॉपिक में हम चर्चा कर चुके थे, खगोल शास्त्री जो बताए कि हमारे इस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में एक हमारा ये सोलर सिस्टम है। जिस पर आवर सोलर सिस्टम मेड ऑफ सन, अब जस्ट बता दिए, एंड 8 प्लैनेट्स एंड देयर नेचुरल सैटेलाइट्स, माने जितने भी प्लैनेट्स हैं और उनके जो उपग्रह हैं, इन सब का हम इसमें स्टडी करते हैं। अब सपोज दैट एक छोटा सा हम टॉपिक यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य जो है इसका सेंटर पॉइंट हमारे, और इसमें जो विभिन्न तरह के प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है, यह इन प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है अपनी ओर। ग्रेविटेशनल पुल के कारण वह सभी प्लैनेट्स को अपनी ओर खींच रहा है, और इन प्लैनेट्स में भी जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वह भी एक दूसरे की ओर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण सभी प्लैनेट्स अपने पाथ पर वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ एक शब्द आ रहा है रोटेशन। अब हम जस्ट बोले कि रोट कर रहा है, पाथ बोल दिए, तो ये क्या है? पाथ क्या है? रोटेशन क्या है? तो इसको भी आप लोग मार्किंग करेंगे कि पाथ जो है कि ध्यान दीजिए, एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, सेलेस्टियल बॉडी, एनी सेलेस्टियल बॉडी, दे मूव ऑन इट्स एक्सिस इज ए फिक्स वे। यानी कोई भी खगोलीय पिंड जो है अपने अक्ष पर एक निश्चित वेग में जब मूव कर रही है, तो उसे हम पाथ के रूप में, ऑर्बिट के रूप में संबोधित करते हैं, ऑर्बिट के रूप में संबोधित करते हैं। अब इसी में एक और टॉपिक आ जाता है रेवोल्यूशन, इसको भी मार्किंग कीजिएगा। रोटेशन एंड रोटेशन जो हम लोग को नेक्स्ट 3rd नंबर चैप्टर में पढ़ना है विस्तृत रूप से, तो हमसे डिफिनेशन कर लेते हैं कि रोटेशन क्या है। तो रोटेशन जो है, एनी ऑब्जेक्ट दे मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है कि एनी सेलेस्टियल बॉडी दे मूव्स ऑन इट्स एक्सिस एंड any celestial body they moves on its axis and रोटेशन और रेवोल्यूशन की चर्चा हम कर रहे थे कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है। तो रोटेशन जो है कोई भी वस्तु जब अपने अक्ष के परिधि मूव करते रहता है, एनी ऑब्जेक्ट्स दे मूव ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है? एनी सेलेस्टियल बॉडी they rotate on its axis and moves around the sun. And suppose that ये sun, अब ये पृथ्वी, suppose that पृथ्वी, अब ये जब अपने अक्ष पर मूव करते हुए जब ये पृथ्वी के सन के चारों परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसे हम
रेगुलेशन कहते हैं। और जबकि यह जब सिर्फ अपने ही अक्ष पर ये मूव कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। इसको एकदम बारीकी से ध्यान रखिएगा। अभी से लेकर 10th तक ये सब बातें आपको हमेशा इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करते रहना है। अब हम लोग चलते हैं कि प्लैनेट्स, जो कि सोलर सिस्टम के अधीन ही आ रहा है। यह इस सोलर सिस्टम में, इस सौर प्रणाली में सूर्य जो कि एक तारा है और सबसे बड़ा तारा है, तो इस सौर प्रणाली में हमारे 8 प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जैसे आप बनाते हैं उनको, आप अपने स्ट्रक्चर इसको तैयार, मार्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका जुपिटर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका तो आप उसको अपने सैटर्न आ जाएगा। उसके बाद यूरेनस आ जाएगा। उसके बाद नेपच्यून आ जाएगा। तो बारीकी से इसको हम लोग आगे टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि प्लैनेट्स में सन और उसके 8 प्लैनेट। सबसे पहले हम सन को लेकर के चलते हैं कि भाई इस सौर प्रणाली का सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम गॉड, सन गॉड के रूप में संबोधित करते हैं, भगवान के रूप में करते हैं, और इसी के पेट सब है। तो ये सन जो है, जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, तो ये हीट और लाइट आता है इसमें कहाँ से? तो चूंकि हम पहले ही बता दिए, क्लास 5 में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि जितने भी तारे हैं हमारे ब्रह्मांड यूनिवर्स में, वह डिफरेंट गैसेस से बने हुए हैं। तो हमारे सन में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ये हाइड्रोजन जो है, इसमें हाइड्रोजन के कई सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, हाइड्रोजन के कई सारे अणु जो है आपस में संपर्क करते हैं, मिलते जाते हैं, और जिसके मिलने के फलस्वरूप हीलियम का निर्माण होता है। और इस हाइड्रोजन के कई अणु आपस में जब मिलते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? एनर्जी का उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। और वही हीट हमारी पृथ्वी, जो कि सोलर सिस्टम में तीसरा स्थान रखता है, वहां तक हम लोग के पास पहुंचती है। तो इस सूर्य से इस पृथ्वी तक जो ऊष्मा आ रही है, वह लगभग 8 मिनट में आती है। 1 मिनट में, 8 मिनट में। तो आप सूर्य से पृथ्वी के मेजरमेंट आप कर सकते हैं कि जब आप सूर्य से पृथ्वी तक इसकी ऊष्मा को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो आप ये जानते हो कि प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश जो है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका गमन है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो उस कैलकुलेशन के आधार पर आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी और सूर्य की दूरी अप्रोक्स लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, लगभग 150 करोड़ किलोमीटर के अप्रोक्स में आता है। तो इस तरह हुआ। उसके बाद हम लोग इसी प्लैनेट्स में हम लोग मरकरी के बारे में स्टडी करेंगे कि मरकरी, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है, यह जो है सूर्य के परितः लगभग 88 दिनों में, 88 डेज, 88 दिनों में यह सूर्य के चारों ओर मूव कर लेती है। आप बुक को देखिएगा, पेज नंबर आपका 104 में है। उसमें देखिएगा क्या कि मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, और यह सूर्य से काफी क्लोज है। और क्लोज होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में आता है। और वह लगभग 88 डेज में सूर्य का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेनस, जिसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा गया है, ट्विंस प्लैनेट, क्योंकि इसका आकार, और साथ ही साथ इसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में भी जानते हैं। जब आप शाम के समय में आकाश की ओर देखते हैं, खुले आकाश की ओर, जब मौसम साफ रहता है, तो खास करके वेस्ट और साउथ कॉर्नर पे बहुत ही तेज चमकीला तारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो वह तारा नहीं है, वह हमारा प्लैनेट्स है और वेनस है, जिसे हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स के रूप में जानते हैं। और तीसरा तो हमारा अर्थ है।
तो इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि इससे हम यूनिक प्लैनेट्स कहते हैं। तो यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं या ब्लू प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? इस अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहने का एक ही सेंस है, यूनिक प्लैनेट कहने का एक ही सेंस है कि इस अर्थ पर लगभग 70% जो है वाटर इसको कवर की हुई है। और साथ ही साथ जीवन जीने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए, तत्व चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद अदर गैसेज हुए, वो सब के सब यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि एक मानव के, एक जीव के जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मार्स पे, जो कि 4th प्लैनेट्स है। यह यहाँ जो जिसे हम लोग रेड प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं। 4th प्लैनेट है, साथ ही साथ इसे हम लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद हमारा जुपिटर, जो कि इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट्स आते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज अब हम लोग को देखना है, तो उसको आगे हम देखेंगे कि अब छोटा सा इंपॉर्टेंट क्या है बता ही दे रहे हैं कि इसके मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स है। एस्टेरॉइड्स की एक पट्टी है इस पे, एस्टेरॉइड्स है। और ये एस्टेरॉइड्स कैसे है तो हम कुछ देर के बाद इसकी चर्चा करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद सैटर्न आता है, जिसे हम शनि के रूप में संबोधित करते हैं। और यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट्स है जिसके चारों ओर एक रिंग बना हुआ है, धूल कणों की एक पट्टी बनी हुई है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्लैनेट जो है 7th नंबर पे आता है यूरेनस। और उसके बाद नेपच्यून आता है। नेपच्यून जिसे हम लोग आइस गेंट के रूप में भी जानते हैं, आइस गेंट के रूप में भी जानते हैं। इतना आपको याद करके रखना है हमेशा। टॉपिक एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, उसको नोट करके कर देना है। तो अभी हम नेपच्यून जिसे हम आइस गेंट के रूप में जानते थे, इसके बारे में चर्चा की। अब हम लोग आगे का टॉपिक जो आता है मून, इस मून के बारे में स्टडी करेंगे। मून जो हमारी इस पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है, यह एक नेचुरल सैटेलाइट है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से अधिकांश का अपना अपना सैटेलाइट्स है, लेकिन बहुत सारे सैटेलाइट है जिसको कई सारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिसको कई सारे सैटेलाइट्स हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी जो ऐसी प्लैनेट्स हैं जिसके एकमात्र सैटेलाइट है, वो है मून। अब ये मून जो है, ये मून पृथ्वी के चारों ओर लगभग 29 दिन 29 डेज में एक चक्र पूरा कर लेती है, जबकि यह अपने ही एक्सिस पर यानी लगभग 24 आवर में यह इसको मूव करके रोटेट होती है, जिसके कारण इस पृथ्वी से हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग देखते रहते हैं। उसका अपोजिट साइड जो है, इस रोटेशन और रेवोल्यूशन जो सेम हो जाता है, तो उसके कारण ही इसका दूसरा भाग यहाँ से दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें अब मून का जो है, जो कि अब यहाँ का जो इसका आप बुक में देखिएगा पेज नंबर 106 में कि मून इज मोर देन 1/4 ऑफ साइज ऑफ अर्थ, यानी हमारी इस पृथ्वी के कुल आकार का 1/4 हिस्सा ही, यानी सपोज दैट अगर कल्पना करते हैं कि हमारी पृथ्वी का डायमीटर सपोज दैट 4 मीटर है, सपोज दैट, तो हमारे मून का डायमीटर क्या होगा, वो 1 मीटर होगा। यानी सपोज दैट हम कल्पना इमेजिन कर लिए कि इसका डायमीटर 4 मीटर, तो मून का क्या होगा डायमीटर 1 मीटर। और डायमीटर क्या है ये आप मैथ की क्लास में जरूर देखे होंगे, जब उसके सेंटर पॉइंट से होकर के कोई लाइन खींची जाती है जो 2 एंड पॉइंट को सब मिलाती है, तो डायमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर है, मान सपोज दैट, तो 1/4 इसका साइज होता है। अब ये जो है मून हो यानी सैटेलाइट हो या प्लैनेट्स हो, क्या उनमें अपनी रोशनी है? नहीं है। तो भाई हम लोग को रोशनी कहाँ से? हम लोग को रोशनी जो है
सन के द्वारा, स्टार्स जो है सबसे बड़ा तारा जो है उसके द्वारा हम लोग प्रकाशित होते हैं, और उसी के कारण ये मून भी प्रकाशित होता है। और उसी का रिफ्लेक्शन जो होता है, जब हम रात में चंद्रमा को देखते हैं तो वो सूर्य की रोशनी से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है और उसको हम लोग यहाँ से देख पाते हैं। तो मून के कई फेज होते हैं, कई रूप होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग फुल मून, हाफ मून और न्यू मून। फुल मून जिसे हम पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, जिसमें चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में आ जाती है। हाफ मून जब ये मूव करते हुए पृथ्वी की चक्र लगा रहती है तो उसका जब आधा भाग दिखाई पड़ता है। और न्यू मून जिसे हम लोग अमावस्या के रूप में जानते हैं। जब आप स्टडी कीजिएगा पर्टिकुलर 107, 6 और 7 को, तो आप फुल मून, न्यू मून और हाफ मून के बारे में आपको जानकारी और ज़्यादा विस्तृत रूप से प्राप्त होते रहेगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है एस्टेरॉइड्स और मेट्रोइड्स। अभी जस्ट हम लोग बताए थे आप लोगों को कि एस्टेरॉइड्स जो है कहाँ पे है। तो यह याद कीजिए, कुछ देर पहले आपको टॉपिक में बताया था कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक पट्टी है जो विभिन्न प्लैनेट्स हैं, उसी में सपोज है मार्स और जुपिटर के बीच में एक पट्टी जा रही है जो कि एस्टेरॉइड्स बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये एस्टेरॉइड्स जो है बड़े बड़े चट्टान इसमें है, वह भी हमारे अन्य प्लैनेट्स की तरह ही यह भी सूरज के चारों ओर मूव कर रही है। तो ऐसा हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है, जो स्टडी करने के उपरांत वो हम लोग को बता रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हो न हो कभी न कभी हमारे इस मार्स और जुपिटर के बीच में भी कोई प्लैनेट्स रहा होगा, जो कि किसी न किसी कारणवश जब उसका विघटन हो गया, विखंडित हो गए, तो वह छोटे एस्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और वह भी चूंकि वह प्लैनेट्स रहे होंगे तो हमारे एस्टेरॉइड्स भी उसी पथ पर अपना इस सूरज के चारों ओर मूव करते रहते हैं। ये काफी विशाल होते हैं। और यह भी सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन पुल के कारण वह भी अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। अब इसमें आ जाता है एक और टॉपिक, मेट्रोइड्स। यह जो है छोटे छोटे रॉक होते हैं, मेटल बॉडी होते हैं, जो कि हमारे इस अंतरिक्ष में भी वो भी मूव कर रहे हैं। जब वह पेज नंबर 108 को जब देखिएगा, एस्टेरॉइड्स और मेट्रोइड्स को जब देखेंगे तो इसमें क्या है, मेटर्स आर चंक ऑफ रॉक या मेटल दैट फॉल फ्रॉम स्पेस। मोस्ट मेटर्स कम फ्रॉम द एस्टेरॉइड्स बेल्ट। और अधिकांश मेट्रोइड्स जो है वो एस्टेरॉइड्स बेल्ट से ही निकल करके आते हैं, जो कि छोटे छोटे चट्टान के रूप में है। इसका डायमीटर एस्टेरॉइड्स अपेक्षा काफी कम होता है, काफी छोटा होता है। The small number of metals are made from a particle from other planets, the Earth atmosphere। और जब यही मेटल्स जो हैं जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण यह जलना प्रारंभ कर देते हैं। जब दो बॉडी को, आप जो सब्सटेंस को, दो पदार्थ को जब आपस में रगड़ते तो क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, वो गर्म होता है। गर्म होकर के उसमें क्या होती है, उष्मा उत्पन्न, आग उत्पन्न हो सकती है। तो वही हमारे यहाँ आग उत्पन्न हो जाती है वहां पर, और वह जल जाता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे इस पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह हमारी सुरक्षा कर रहा है इस एस्टेरॉइड्स, मेटर्स से। We did not have the atmosphere, the rock would have fallen on us। अगर ये एटमॉस्फेयर न रहता तब आप कल्पना कीजिए, सारा अगर ये वायुमंडल नहीं रहती तो क्या होता है, जो भी मेटर्स हैं वहाँ वो हमारे इस पृथ्वी पर डायरेक्ट ड्रॉप हो जाते हैं। या अन्य सारे इसमें जो विभिन्न तरह की गैस है, वो गैस हमारे सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से हमको बचाती भी है। तो विभिन्न तरह के डिजीज का हम शिकार हो जाते हैं। मेटर्स जो पृथ्वी पर गिरते तो हो सकता है कि हमारी पृथ्वी का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता था। तो सब मेटराइड्स काफी बड़े होते हैं। तो व्हेन दीज मेटर एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे यूजुअली बर्न आउट। जैसे ही अब जस्ट बोले
कि जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं वो जल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं वो जल नहीं पाते हैं, पूर्ण रूप से जल नहीं पाते और वह पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, पृथ्वी पर कंप्लीटली इन सच केस क्या होता है, वह पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो क्या हमारे आसमान में कैसा वो दिखाई पड़ रहा है, पहले जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब आते हैं तो वो एक लकीर नुमा तेज रोशनी खींचते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार यानी उल्का पिंड के रूप में या टूटते हुए तारे के रूप में उसको हम लोग परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसा तारा टूटा हुआ भाग नहीं होता है। तो इस तरह से जब वो हमारे मेटर्स ऊपर से ड्रॉप होते हैं तो पृथ्वी से टकराने के बाद उस क्षेत्र में हो सकते हैं, चूंकि वो विशाल नहीं है, छोटे छोटे हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा क्रैटर्स गड्ढा बना देते हैं। तो इस पृथ्वी पर आपके बुक के अनुसार देखिएगा कि एक पिक्चर दिया हुआ है, ये पिक्चर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, तो पृथ्वी के सरफेस पर जब मेटर्स शीट किए थे रीजन एरिया में, तो वहाँ एक विशाल गड्ढा का निर्माण हो गया था। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है और इसमें जो भी समरी है, जो भी डेफिनेशन आपके आ रहे हैं, तो उसको आप अपने कॉपी पर नोट करके, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उसको आप कॉपी पर नोट करके उसको याद कीजिए, और इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पुनः हम लोगों से संपर्क कीजिएगा। विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो कि अगले चैप्टर से संबंधित होगा उस पर आपसे संपर्क करेंगे।